जून 1987 एक तरफ केंद्र की राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले से घिरी थी, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने बगावत कर दी थी। इसी बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। लोकदल और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में लोकदल को 60 और बीजेपी को 16 सीटें मिली। कांग्रेस को मात्र 5 सीटें ही मिली थी। चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सीएम बनने के कुछ ही दिनों बाद देवीलाल ने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला को लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर राज्यसभा भेज दिया। दूसरे बेटे रणजीत सिंह को मंत्री और तीसरे बेटे प्रताप सिंह को हरियाणा की ताकतवर सहकारी संस्था कॉनफेड का चेयरमैन बना दिया, जबकि भतीजे डॉक्टर केवी सिंह को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी रख लिया। देवीलाल पर लिखी किताब पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सतीश त्यागी लिखते हैं कि एक पत्रकार ने देवीलाल से पूछा, आपने सरकार में परिवार को ही क्यों तरजीह दी है? इस पर देवीलाल ने जवाब दिया, अपनों को न बनाऊं तो क्या पाकिस्तान से लाऊं? पत्रकार ने फिर पूछा, छोटा बेटा प्रताप तो कांग्रेस के मंच से आपको गालियां देता है। देवीलाल ने पलटकर पूछा, क्या वो अब भी गालियां देता है? मैंने उसे चेयरमैन नहीं बनाया बल्कि उसका मुंह बंद किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के 5 बच्चों में से 3 राजनीति में उतरे। सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 2 पोते सांसद बने और पड़पोते दुष्यंत हरियाणा के डिप्टी सीएम। उनके बेटों ने अपने पैतृक गांव के नाम पर सरनेम चौटाला लगाना शुरू किया। आज देवीलाल परिवार की चौथी पीढ़ी राजनीति में है, लेकिन पूरा कुनबा 3 पार्टियों में बढ़ चुका है। ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज की दूसरी वीडियो में चौधरी देवीलाल के कुनबे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 25 सितंबर 1914 हरियाणा के सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता लेखराम सियाग चौटाला गांव के जमींदार थे। उनके पास 2750 बीघा जमीन थी। लड़के का नाम रखा गया देवीलाल। लेखराम सियाग ने घर पर बड़ी पार्टी रखी। बच्चे का भविष्य जानने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषी बुलाए गए। ज्योतिषियों ने बताया कि बच्चा अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ। इतना सुनते ही लेखराम परेशान हो गए। उन्होंने ज्योतिषी से पूछा, बच्चे का ग्रह दोष दूर करने के लिए उपाय बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ज्योतिषी ने कहा, आपको बड़ा दान करना पड़ेगा। अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के बाद भी बच्चा बड़ा आदमी बनेगा। लेखराम सियाग ने गरीब लोगों में 10-10 हजार रुपए नगद बांटे। गरीबों और जरूरतमंदों को 5-5 मन गेहूं और बाजरा भी दान किया। हरियाणा की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले जुगल किशोर गुप्ता ने अपनी किताब देवीलाल एक क्रिटिकल अप्रेजल में इस किस्से का जिक्र किया है। देवीलाल कम उम्र में ही आंदोलनों से जुड़ गए। उन्होंने आजादी के आंदोलनों में जोर शोर से भाग लिया, जेल भी गए। 1937 और 1938 में उनके परिवार ने राजनीति में कदम रखा। 1950 के दशक तक देवीलाल की पहचान किसान नेता के रूप में बन चुकी थी। 1952 में उन्होंने सिरसा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। उस समय हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना। देवीलाल लंबे समय से अलग हरियाणा राज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे। 1968 में हुए विधानसभा चुनाव में देवीलाल को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उन्हें सलाहकार समिति में रखा गया। चुनाव बाद कांग्रेस ने बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया। देवीलाल इस फैसले से नाराज थे। बंसीलाल ने उन्हें खुश करने के लिए हरियाणा खादी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। एक बार बंसीलाल और देवीलाल एक ही कार से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में किसी बात पर देवीलाल और बंसीलाल को बार बार सलाह दे रहे थे। बंसीलाल नाराज हो गए और उन्होंने बीच रास्ते में ही देवीलाल को कार से उतार दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद देवीलाल ने खादी बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। 1971 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी। 1972 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में देवीलाल ने हरियाणा के 2 दिग्गज बंसीलाल और भजनलाल के खिलाफ 2 सीटों से एक साथ निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही सीटों पर वो हार गए। देवीलाल इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद हुए चुनाव में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 90 में से 75 सीटें जीत ली। देवीलाल को हरियाणा की कमान सौंपी गई। इस तरह देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों बाद हरियाणा युवा कांग्रेस के फंड में गड़बड़ी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस बंसीलाल को हथकड़ी पहनाकर भिवानी की सड़कों पर खुली जीप में बैठाकर कोर्ट ले गई थी।
देवीलाल को सीएम बने 2 साल पूरे नहीं हुए थे, पार्टी में उनके खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलगने लगी। कहा जाता है कि भजनलाल इसे हवा दे रहे थे। दरअसल जनता पार्टी में तब 2 गुट थे, एक तरफ चौधरी चरण सिंह का गुट और दूसरा मोरारजी देसाई का गुट। देवीलाल चौधरी चरण सिंह के गुट से जुड़े हुए थे और भजनलाल मोरारजी देसाई के गुट से। देवीलाल के पॉलिटिकल एडवाइजर और हरियाणा के वित्त मंत्री रह चुके प्रोफेसर संपत सिंह बताते हैं कि 1979 में तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के घर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में देवीलाल को हटाकर भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। जब देवीलाल को यह बात पता चला तो वो गुस्से में सीधे मोरारजी देसाई के कमरे में पहुंच गए। उन्होंने मोरारजी से कहा, तुमने मेरी झोपड़ी में आग लगाई, अब मैं तुझे भी महल में रहने नहीं दूंगा। महीने भर के अंदर देवीलाल ने मोरारजी के खिलाफ खेमेबंदी शुरू की, जिसकी अगुवाई चौधरी चरण सिंह कर रहे थे। 28 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। सितंबर 1979 में चौधरी चरण सिंह ने लोकदल की नींव रखी तो देवीलाल भी इसमें शामिल हो गए। मई 1982 की बात है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकदल और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कुल 90 सीटों में से कांग्रेस 36 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि लोकदल और बीजेपी ने मिलकर 37 सीटें हासिल की। बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा था। अब सत्ता की चाबी 16 निर्दलीय विधायकों के हाथ में आ गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की मांग थी कि सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। 22 मई 1982 शनिवार का दिन राज्यपाल जीडी तपासे ने देवीलाल को बहुमत साबित करने के लिए बुलावा भेजा। देवीलाल ने गठबंधन दल के 37 विधायकों के अलावा 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल ने देवीलाल से कहा कि सोमवार को विधायकों की परेड के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। देवीलाल तोड़फोड़ से बचने के लिए सभी विधायकों को साथ लेकर हिमाचल चले गए। इधर अगले ही दिन राज्यपाल दिल्ली पहुंच गए। उसी दिन दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस नेता भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। देवीलाल को पता चला तो वो आग बबूला हो गए। अगले दिन वो सीधे राजभवन पहुंचे और भजनलाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए। राज्यपाल तपासे से देवीलाल की बहस हो गई। इस दौरान गुस्साए देवीलाल ने तपासे की ठुड्डी पकड़ी और उनके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस घटना के बाद देवीलाल की देश भर में आलोचना हुई। हालांकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 1989 बोफोर्स घोटाला और वीपी सिंह की बगावत के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। जनता दल ने बीजेपी और लेफ्ट के समर्थन से सरकार बनाई। देवीलाल प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना नाम वापस लेकर वीपी सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर संपत सिंह एक और किस्से का जिक्र करते हुए बताते हैं, दिल्ली के हरियाणा भवन में देवीलाल काफी परेशान दिख रहे थे। देर रात तक उन्हें नींद नहीं आ रही थी। दरअसल वो दिल्ली की राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी चिंता ये थी कि उनके बाद हरियाणा की कमान कौन संभालेगा, कहीं पार्टी और परिवार बिखर तो नहीं जाएंगे। इस बीच मैंने उनका दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, आओ संपत, नींद नहीं आ रही। मैंने पूछा कि क्या हुआ। देवीलाल ने कहा कि मैं दो राय पर खड़ा हूं, उप प्रधानमंत्री बनूं या मुख्यमंत्री बना रहूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, आप उप प्रधानमंत्री बनिए। तब देवीलाल ने पूछा, यहां किसे कमान सौंपूं? संपत सिंह ने कहा, आप जो भी फैसला करेंगे वो सब मानेंगे। तब देवीलाल ने कहा, ओम कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक रहेगा। इसके बाद देवीलाल ने घंटी बजाई और पीए को बुलाकर कहा, वीपी सिंह को फोन लगाओ। तब रात के करीब 11 बज रहे थे। देवीलाल ने वीपी सिंह से कहा, मैं भी आपके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की शपथ लूंगा, और फोन काट दिया। अगले दिन दिल्ली में लोकदल के विधायकों की बैठक हुई। देवीलाल ने कहा कि ओम मेरी जगह लेगा और हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। उस समय ओम प्रकाश चौटाला राज्यसभा सांसद थे। सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर उन्हें विधायक बनना था। उन्होंने रोहतक जिले की महम सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हिंसा की वजह से चुनाव रद्द हो गया। दोबारा वोटिंग हुई तो फिर हिंसा भड़की और चुनाव फिर रद्द हो गया। एक निर्दलीय प्रत्याशी की मौत को लेकर ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप भी लगा और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मास्टर हुकुम सिंह मुख्यमंत्री बने। कुछ महीने बाद ओम प्रकाश चौटाला दड़बा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। हुकुम सिंह को हटाकर फिर से ओम प्रकाश को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि इससे पार्टी के लोग खुश नहीं थे। प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि जब तक ओम प्रकाश चौटाला पर आपराधिक मामला चल रहा है वे सीएम न बने। आखिरकार 6 दिन बाद ही ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ गया था।
इसी बीच राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाल रहे लाल कृष्ण आडवाणी बिहार में गिरफ्तार कर लिए गए। इसके विरोध में वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और देवीलाल दूसरी बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देवीलाल के चंद्रशेखर से बेहतर संबंध थे। देवीलाल ने हुकुम सिंह को हटाकर ओम प्रकाश चौटाला को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन इस फैसले से पार्टी के कई विधायक नाराज हो गए। कुछ विधायकों ने पार्टी भी छोड़ दी और राज्यपाल धनिक लाल मंडल ने चौटाला की सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने राजस्थान की सीकर और हरियाणा की रोहतक सीट से चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर उनकी जीत हुई। देवीलाल ने रोहतक सीट छोड़ दी। उस समय राजस्थान की राजनीति में जाट और राजपूत समुदाय का दबदबा था। राजपूतों के सबसे बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत थे और जाटों के ताऊ देवीलाल दोनों राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। जनता दल और बीजेपी गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरे। देवीलाल ने अपने पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला को सीकर जिले की दांतारामगढ़ सीट से मैदान में उतारा। प्रोफेसर संपत सिंह बताते हैं कि अजय चौटाला जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे वहां राजपूत समाज का खासा प्रभाव था। देवीलाल को डर था कि राजपूत समाज उनके पोते को वोट नहीं देगा। ग्राउंड पर सर्वे किया तो अजय चौटाला की हालत कमजोर निकली। देवीलाल ने दोनों पार्टियों की ज्वाइंट रैली में अचानक भैरव सिंह शेखावत का हाथ पकड़ा और ऐलान कर दिया कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत होंगे। उस ऐलान के बाद दांतारामगढ़ सीट पर राजपूतों ने अजय चौटाला के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट किया और वे चुनाव जीत गए। बीजेपी जनता दल गठबंधन को बहुमत मिला और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बन गए। अक्टूबर 1996 में देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी की नींव रखी। उस समय की परिस्थितियों से देवीलाल को अंदाजा हो गया था कि हरियाणा में बीजेपी के बिना सरकार नहीं बनाई जा सकती। वे पहले भी बीजेपी की मदद से सरकार बना चुके थे। तब बीजेपी हरियाणा में छोटे भाई की भूमिका में थी और देवीलाल की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी। संपत सिंह बताते हैं कि एक दिन देवीलाल तेजाखेड़ा में अपने फार्म हाउस में बैठे थे। मैं भी साथ था। देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को बुलाया और कहा कि गठबंधन के लिए बीजेपी नेताओं से बात करो। ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू की, लेकिन नूह तावड़ू सीट को लेकर पेच फंस गया। चौटाला ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। देवीलाल को जब पता चला कि उनका बेटा सिर्फ एक सीट के लिए गठबंधन नहीं कर पाया तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला से कहा अब अपनी सरकार नहीं बनेगी। हुआ भी वही। देवीलाल की पार्टी से बातचीत टूटने के बाद बीजेपी ने बंसीलाल की पार्टी से गठबंधन कर लिया। चुनाव में दोनों पार्टियों को बहुमत मिला और बंसीलाल मुख्यमंत्री बन गए। जनवरी 2013 दिल्ली की एक अदालत ने 14 साल पुरानी टीचर भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई। दोनों ने जेल जाने के बाद देवीलाल की विरासत संभालने का दारोमदार उनके पोते और ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला के कंधों पर आ गया। इधर अजय चौटाला ने विदेश में पढ़ रहे अपने दोनों बेटे दुष्यंत और दिग्विजय को वापस बुला लिया। दोनों के हरियाणा लौटते ही अभय चौटाला से उनकी तनातनी शुरू हो गई। पार्टी दो खेमों में बट गई। एक खेमा खुलेआम दुष्यंत चौटाला को, दूसरा देवीलाल का दर्जा देने लगा। अजय चौटाला की ओर से बनाए गए आईएनएलडी के स्टूडेंट विंग इनसो ने मुख्यमंत्री के लिए दुष्यंत का नाम उछालना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 2018 हरियाणा के गोहाना में आईएनएलडी की सद्भावना रैली थी। मंच पर ओम प्रकाश चौटाला और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला मौजूद थे। थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर मार्च करते हुए दुष्यंत चौटाला अपने भाई दिग्विजय के साथ सभा में पहुंचे। दुष्यंत चौटाला के भाषण के वक्त उनके समर्थक शांत रहे, लेकिन जैसे ही अभय चौटाला बोलने के लिए खड़े हुए कार्यकर्ताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नारा उछला, हमारा सीएम कैसा हो, दुष्यंत चौटाला जैसा हो। इसके बाद जब ओम प्रकाश चौटाला भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर नारे ही लगाने हैं तो मैं वापस चला जाता हूं। मुझे अपनी याददाश्त पर पूरा भरोसा है। मैंने देख लिया कि कौन क्या कर रहा है। नारे लगाने से काम चलता तो मैं अकेला काफी था। माहौल खराब करने वाले या तो सुधर जाए, वरना चुनाव से पहले निकालकर बाहर फेंक दूंगा। इसके बाद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को आईएनएलडी ने कारण बताओ नोटिस भेजा और कुछ ही दिनों के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने दोनों को पार्टी से निकाल दिया। 9 दिसंबर 2018 को दुष्यंत और दिग्विजय ने मिलकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की नींव रखी। दोनों ने अपने पिता अजय चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया।
2019 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली। जेजेपी को 10 सीटें मिली और ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। रणजीत चौटाला भी इस सरकार का हिस्सा बने। वे सिरसा की रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीते थे। 2024 में रणजीत बीजेपी में शामिल हो गए और हिसार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2024 लोकसभा चुनाव में देवीलाल परिवार के दोनों ही दलों का खाता नहीं खुला। देवीलाल के बेटे प्रताप चौटाला की बहू सुनैना चौटाला, पोता अभय चौटाला, दूसरे पोते अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला, तीनों की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ने वाले रणजीत सिंह भी हार गए। दरअसल हिसार लोकसभा सीट पर देवीलाल परिवार के 3 लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी ने रणजीत सिंह, आईएनएलडी से सुनैना चौटाला और जेजेपी से नैना चौटाला। यहां कांग्रेस ने बाजी मार ली और उसके कैंडिडेट जयप्रकाश जेपी विजयी रहे। देवीलाल परिवार के 13 सदस्य चुनाव लड़ चुके हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा पार्टी भी इसी परिवार से बनी है। आज उनका कुनबा 3 दलों में बढ़ चुका है। अब आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।